नमस्कार साथियों। मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का शीर्षक है मुद्रा प्रसार, अर्थ परिभाषा, कारण एवं प्रभाव। मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन ये दोनों ही असामान्य स्थितियां हैं अर्थव्यवस्था की, और जो विभिन्न अर्थशास्त्री हैं वो इनके अर्थ को लेकर एक मत हैं। प्रारंभिक जो अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि जब मुद्रा की मात्रा नगद कोशों में, यानी मुद्रा के पीछे, मुद्रा को निगमन करने के पीछे जो नगद कोश सुरक्षित है उससे अधिक हो जाती है, यानी मुद्रा की मात्रा मुद्रा के निगमन के लिए रक्षित कोशों से अधिक हो जाती है, तो वह स्थिति मुद्रा प्रसार की कहलाती। नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है। बाद में प्रोफेसर केन्स और अन्य अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा प्रसार का संबंध आय और रोजगार से संबंध किया। ताकि मुद्रा प्रसार क्या है? मुद्रा प्रसार को अंग्रेजी में हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी प्रसार ऑफ मनी, मुद्रा का, यानी इन्फ्लेशन ऑफ मनी शब्द हुआ इन्फ्लेशन ऑफ मनी। इसमें जो इन्फ्लेशन शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो होता है फैलाव। अर्थात आपने देखा होगा, आपने अगर देखा हो तो साइकिल का जो टायर होता है तो लिखा हुआ होता है खूब हवा भरिए। अंग्रेजी में लिखा होता है लेट हॉट, खूब हवा भरिए, खूब फुलाइए। यही अर्थ मुद्रा का प्रसार का है। इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ होता है फैलाव, अर्थात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। साथियों, एक दूसरी स्थिति है जिसको हम मुद्रा संकुचन कहते हैं, जिसमें मुद्रा की मात्रा कमी आती है, जिससे वस्तुओं के मूल्यों में कमी आती है और मुद्रा की क्रय, ठीक है, अर्थात मुद्रा की मात्रा में कमी, डिप्रेशन ऑफ मनी। अब देखिए, केन्स की बात करें तो केन्स ने बोला है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है जबकि मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, और इन दोनों में मुद्रा संकुचन अत्यधिक बुरा है। तो इस क्वेश्चन को विस्तार से समझाने से पहले आइए हम आपको बताएं कि मुद्रा प्रसार की जो परिभाषाएं हैं, भिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, आइए उनकी चर्चा करें। सबसे पहले क्राउथर की परिभाषा है। उन्होंने कहा है, प्रोफेसर क्राउथर ने कहा है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता रहता है, मुद्रा का मूल्य गिरता रहता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते रहते हैं। यानी मुद्रा का मूल्य गिरता रहता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते रहते हैं। देखिए, क्राउथर की यह परिभाषा कि मुद्रा प्रसार में मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, ये जो परिभाषा है की आलोचना की गई है। देखिए, मूल्यों में प्रत्येक प्रकार की वृद्धि को मुद्रा प्रसार नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि मूल्यों में जो वृद्धि होती है वो अनेक कारणों से होती है। मान लीजिए प्राकृतिक घटना घट गई, ठीक है,
प्राकृतिक घटना के कारण उत्पादन कम हुआ, फिर तो वस्तु के मूल्य बढ़ जाएगी और मूल्यों की वृद्धि होने के कारण जो है आप उसको मुद्रा प्रसार कहने लगे। नहीं, ठीक है। तो मूल्यों में हर प्रकार की वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में गिरावट को हम मुद्रा प्रसार, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा प्रोफेसर कैवलर की है। कैवलर ने कहा है यदि मुद्रा की मात्रा अधिक हो और वस्तुओं की मात्रा उत्पादन के घटने के कारण कम हो जाए तो उस स्थिति को मुद्रा प्रसार कहते हैं। ये प्रोफेसर कैवलर की परिभाषा है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी परिभाषा है प्रोफेसर पिंगू की है। उन्होंने कहा जब मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है, यानी मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है, तब मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अभी हम इसको और विस्तार से समझाएंगे। इसी प्रकार एक बहुत सुंदर परिभाषा पॉल एंडिंग ने दिया है। पॉल एंडिंग की जो परिभाषा है, मुद्रास्फीति असंतुलन की वह दशा है जिसमें क्रय शक्ति का विस्तार कीमत स्तर में वृद्धि करने की प्रवृत्ति रखता है, कीमत स्तर में वृद्धि रखने की प्रवृत्ति रखता है तथा वह उसका परिणाम भी है। तो ये जो परिभाषा है बहुत अच्छी परिभाषा है और बहुत ही वास्तविक तथ्य उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि क्रय शक्ति का जब विस्तार होता है तो उससे कीमत स्तर में वृद्धि होती है, यानी कीमत स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है और कीमत स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति जो है क्रय शक्ति का विस्तार करता है। क्रय शक्ति अर्थात मुद्रा की मात्रा। सुनिए, एक परिभाषा याद है, एच.डी. कॉल की परिभाषा है, मुद्रा केवल क्रय शक्ति है ना, अर्थात कोई ऐसी वस्तु जो अन्य वस्तु को, क्रय शक्ति का मतलब होता है मुद्रा। समझ गए होंगे आप की परिभाषा है वो। हाँ, तो पॉल एंडिंग की जो परिभाषा है इसमें यह बताया है कि मुद्रा की मात्रा में यानी कि क्रय शक्ति का जो विस्तार होता है तो उस विस्तार के कारण कीमत स्तर बढ़ते हैं और कीमत स्तर में वृद्धि के कारण मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, क्रय शक्ति का विस्तार होता है। तो ये बात आपकी समझ आते हो। मुद्रा प्रसार की स्थिति है या नहीं है, इसे जानने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम उसकी उत्पादन से तुलना करें। यदि उत्पादन की मात्रा किसी भी रूप में मुद्रा की मात्रा से कम हो, यानी मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वो ज्यादा हो उत्पादन में होने वाले परिवर्तन किसी भी दशा में, तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा प्रसार। और ऐसी 5 स्थितियां हो सकती है जिसमें मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक हो सकती है। ये इसको प्रोफेसर पिंगू की परिभाषा हमने आपको पीछे बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है तो उस दिशा में मुद्रास्फीति उत्पन्न है। बात यह है ना कि मौद्रिक आय, प्रोफेसर पिंगू ने मौद्रिक आय की तुलना उत्पादन की मात्रा से। अब ऐसी 5 स्थितियां ये हैं जिसमें पहली स्थिति है कि जब मुद्रा की मौद्रिक आय स्थिर रहती है उत्पादन बढ़ता है। देखिए पी हम प्रोडक्शन कह रहे हैं और मौद्रिक आय यानी यह वाई है, यानी कि जब वाई स्थिर रहती है, ये स्थिर रहती है और उत्पादन में कमी होती है, तो ये स्थिति जो है मुद्रा प्रसार की स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या है कि जब आय में कमी आ रही है, आय गिर रही है और उत्पादन भी गिर रहा है, लेकिन उत्पादन में अधिक तेजी से गिरावट आ रही है। आय की तुलना में उत्पादन बहुत तेजी से गिर रहा है, तो यह स्थिति भी मुद्रा प्रसार की हो सकती है।
तीसरी स्थिति में क्या है कि जब मौद्रिक आय बढ़ती है, उत्पादन की मात्रा स्थिर रहती है। यानी मौद्रिक आय तो बढ़ रही है और उत्पादन स्थिर है, यानी पी अपनी जगह पर स्थिर है। ये बढ़ रहा है, ये क्या है, वाई, यानी वाई तो बढ़ रही है लेकिन पी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ये यथा स्थिर है। तो इस स्थिति में भी मुद्रा प्रसार हो सकता है। चौथी स्थिति क्या है कि जब मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं, यानी मौद्रिक आय भी बढ़ रही है और उत्पादन भी बढ़ रहा है, यानी आपकी वाई भी बढ़ रही है और पी भी बढ़ रहा है, ये दोनों बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग हो रहा है दोनों में, किंतु मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। मौद्रिक आय में कम और उत्पादन में अधिक वृद्धि, सॉरी, मौद्रिक आय में ज्यादा और उत्पादन में कम वृद्धि हो रही है। तो ये स्थिति भी मुद्रा प्रसार की स्थिति हो सकती है। और पांचवी स्थिति क्या है कि जब मौद्रिक आय बढ़ती है और उत्पादन घटता है, यानी कि ये पी जो है में कमी आ रही है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति भी मुद्रा प्रसार की हो सकती है। जैसा हमने बताया कि हम मौद्रिक आय की तुलना उत्पादन के साथ करते हैं और यदि किसी भी रूप में उत्पादन मौद्रिक आय से कम होता है तो हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति की अवस्था है। जितने भी अभी तक हमने परिभाषाएं दी उन सभी का सार यह था कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और तद अनुरूप मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, तद अनुरूप कीमतें में वृद्धि। तो यानी इन सभी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति को विशुद्ध मौद्रिक घटना माना। अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या मुद्रास्फीति विशुद्ध मौद्रिक स्थिति है? तो साथियों, इस संबंध में जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि मुद्रास्फीति विशुद्ध मौद्रिक घटना नहीं है। ठीक है, देखिए, प्रोफेसर जॉनसन है, उन्होंने कहा कि कीमत में निरंतर वृद्धि ही मुद्रास्फीति है। यानी कि कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, अगर वो निरंतर होती चली जा रही है तो उसको मुद्रास्फीति कहेंगे। एक बात, दूसरी बात, ब्रूगमैन ने भी उनका समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा है कि सामान्य कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि ही मुद्रास्फीति है। सामान्य मूल्य स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि ही मुद्रास्फीति है। समझ गए? ठीक है, मान लीजिए किसी एक वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, बढ़ गया, चलिए कोई बात नहीं, प्याज का बढ़ जाता है, कभी देखा होगा आपने, प्याज 70 रुपए किलो हो गए। बहुत पहले नमक 70 रुपए किलो, एक पैकेट 70 रुपए किलो है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो अगर एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है निरंतर, यानी कि उसकी कीमतों में एकदम चढ़ाव आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुद्रास्फीति की अवस्था पैदा हो गई है। ठीक है, मुद्रास्फीति जो है उसमें मूल्यों में निरंतर वृद्धि होना आवश्यक है। समझ गए होंगे? इसके अलावा ही स्टेपिरो है, प्रोफेसर स्टेपिरो, उन्होंने क्या कहा है, कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर होने वाली वृद्धि स्थिति है। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। देखिए क्या होता है, 1930 की मंदी के दौरान जर्मनी का यह हाल था कि जैसे ही लोगों के पास में आय पहुंचती थी, तुरंत मार्केट की ओर दौड़ते थे और खबरों में जर्मनी की मुद्रा को लेकर जाते थे और हाथों में वस्तुएं उठा के भागते लेके आते थे। और एकदम जैसे ही आय प्राप्त हुई तुरंत मार्केट की ओर दौड़ना। क्यों? क्योंकि उन्हें यह लगता था कि मूल्यों में अभी और वृद्धि होगी, अपनी मुद्रा को तुरंत वस्तु में परिवर्तित कर। तो साथियों, मुद्रा प्रसार, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, अन्यायपूर्ण होता है। देखिए, मुद्रा प्रसार की जो तुलना है विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न तरीके से की है। किसी ने इसकी तुलना क्षय रोग से की है। क्षय रोग मतलब टीबी, ठीक है, टीबी से की है। अब टीबी में क्या होता है कि जैसे जैसे टीबी की
इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, उसके तीव्रता बढ़ती चली जाती है, तो वहाँ जो है कमजोरी शरीर में पैदा होती चली जाती है। यही बात अर्थव्यवस्था में भी होती है। जबकि निरंतर वृद्धि जो है अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमारे जो है ना निर्यात प्रभावित होने लगते हैं, विदेशी आयातों पर निर्भर हो जाती है, हमारा भुगतान संतुलन हो जाता है, विनिमय दर हो जाता है, और बहुत सारी घटनाएं होती है। लेकिन निरंतर मूल्यों की वृद्धि होने के कारण अर्थव्यवस्था में तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है। टीवी में ऐसा होता है कि टीवी चाहे वो प्रारंभिक चरण में हो, चाहे वो अंतिम चरण की हो, ठीक है, थर्ड स्टेज की हो, किसी भी स्टेज में, किसी भी स्टेज में टीवी लाभदायक नहीं हो, ठीक है, नहीं होती। किसी ने मुद्रास्फीति की तुलना की है डाकू से। जैसे डाकू जो है वो लूटता है, ठीक किसी प्रकार मुद्रास्फीति बोला जाए, ठीक है। अब देखिए ना, समाज, मुद्रास्फीति संपूर्ण समाज को एक साथ लूटती है, जबकि डाकू एक गांव के कुछ परिवारों को लूटते हैं, एक पूरे गांव को लूट सकते होंगे। अच्छा, एक चीज और, मुद्रास्फीति की तुलना वर्षा से की है कुछ लोगों ने। वर्षा जानते हैं ना, बारिश बरसती है, शुरू में बड़ी रिमझिम बारिश होती है, अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा का थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता है तो वो उस बारिश की तरह है जो फुहार के रूप में। क्या होता है, जो हमारी प्यासी धरती है, हमारे प्यासे खेत हैं, पानी मिलता है। और ये वर्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। तो शुरू में मुद्रा प्रसार का भाव वैसे ही, फिर उसके बाद वर्षा होती है, ये तीव्र वर्षा, तेज वर्षा, ठीक है, मूसलाधार वर्षा। क्या होता है कि अर्थ यानी खेतों को पानी भी मिलता है, और कहीं कहीं भूमि का भी होता है, कहीं कहीं फसल भी होता है, तो इसका प्रभाव मिला जुला होता है, लाभ भी होता है, ठीक। उसके बाद होती है जल प्रपात की तरह टूट पड़ना, बादलों का फट जाना होता है गांव के गांव। तो यहां यही बात हम बता रहे हैं कि मुद्रा प्रसार प्रत्येक स्थिति में बुरा नहीं कहलाता है ना। अल्प विकसित राष्ट्रों में या विकासशील राष्ट्रों का अभाव होता है, जिसके कारण योजनाओं के लिए या आर्थिक विकास के लिए धन खर्चा पाना बहुत ही कठिन होता है। आपको मालूम है किसी ने है कि विकासशील राष्ट्र को प्रवृत्ति होती है, हाँ, तो बहुत ऊंची होती है, जो भी खाते जो भी कमाते सब चट कर जाते, सही नहीं। ऐसे में सरकार नाप प्रवर्धन का सहारा लेती है, अर्थात घाटे की बजट अर्थव्यवस्था को, अर्थात जो सरकार की आय है उस आय से अधिक मूल्य का बजट सरकार बनाती है। जो आय से अधिक रकम सरकार को सार्वजनिक कार्य हेतु या विकास कार्य हेतु खर्च करना है, उसको सरकार क्या करती है, अतिरिक्त नोट निर्गमित करके पूरा, समझ रहे हैं आप। जब सरकार अतिरिक्त नोट चलन में डालती है तो उससे मुद्रास्फीति हो जाती है, वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं, और सरकार जो है जनता से बलात् बचते प्राप्त कर लेती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की आय 100 रुपए, इस 100 रुपए आय से वो 4 किलो चीनी खरीद रहा है, कितने, 4 किलो। अब यदि सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा डालती है और मूल्य जो है बढ़ जाता है, मूल्य मान लीजिए 30 हो जाता है, ये 40 हो जाता है, मैं 40 ही मान ले रहा हूं, 40 रुपए मूल्य हो जाता है, कितना, 40 रुपए मूल्य। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना हो जाता है, यहां पहले 25 था तो 4 किलो चीनी खरीदते थे, अब मूल्य हो गया 40,
तो आप कितना खरीदेंगे? 2.5 किलो चीनी। ठीक है, तो यानी पहले हम 4 किलो चीनी का उपभोग कर रहे थे, अब 2.5 किलो चीनी का उपभोग करेंगे, क्योंकि हमारी आय स्थिर है। स्थिर आय में अब हम पहले की तुलना में कम चीनी खरीद पाएंगे, अर्थात 2.5 किलो चीनी खरीद पाएंगे। 1.5 किलो चीनी कहाँ गई? सरकार ने हमसे बचत कराई, जबरदस्ती बचत और बड़ा बचत, और यही नागपुर। ठीक है, तो सरकार इसका इसका इस्तेमाल करती है, आर्थिक विकास की गति को उससे बढ़ती है ना, संस्कृति फैलाती है और उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। लेकिन उसके बाद आता है यानी कि मूल्यों में बहुत तेजी से वृद्धि, जनता कष्ट होता है, उनकी वार्षिक आय बहुत ज्यादा कम हो जाती है ना। और ऐसी स्थिति में लगभग कहीं कुछ कुछ वर्गों को लाभ, कुछ वर्गों को बाद में बताएंगे आपको कि लाभ और किसको हानि होती है, तो हम आपको बाद में बताएंगे। फिर होता है जल प्रपात की तरफ यानी कि मुद्रा प्रसार या बादलों का फट जाना। अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर एक ही विकल्प है, क्या? वो विकल्प है कि पुरानी मुद्रा को रद्द किया जाए और उसके एवज में नई मुद्रा चले। तो मुद्रा प्रसार के 3 रूप कौन कौन से हैं? से जैसे रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार, चलता हुआ मुद्रा प्रसार, दौड़ता हुआ। तो गति के आधार पर मुद्रा प्रसार जो है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार। यदि अर्थव्यवस्था में 10% से नीचे नीचे मुद्रा प्रसार हो रहा है, 10% से अगर मुद्रा प्रसार की जो मात्रा है तो यानी कि 2 इकाइयों में है, 2 यानी 2.5 में है, 10 से नीचे नीचे है, हम कह सकते हैं कि बहता हुआ मुद्रा प्रसार हो रहा है। यदि 10 से 25 के आ जाए तो चलता हुआ मुद्रा प्रसार, और यदि 25 से ऊपर हो जाए तो दौड़ता हुआ मुद्रा प्रसार। तो वक्र के रूप में इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है, M2 वक्र जो है वो रेंगते हुए मुद्रा प्रसार को दिखा रहा है, OM वक्र जो है ये चलते हुए मुद्रा प्रसार की दिशा को बता रहा है, और OM1 ये दौड़ते हुए मुद्रा प्रसार। क्या होगा ना कि मूल्यों में जो कीमत स्तर में, सामान्य कीमत स्तर में तो वृद्धि हो रही है, अगर धीरे धीरे हो रही है तो अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है, क्योंकि उससे लाभ की प्रत्याशा दर बढ़ती है, तो यानी उत्पादकों का लाभ बढ़ता है, वो निवेश के लिए अपने धन को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, निवेश करते हैं, कल कारखानों की स्थापना होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, आय मिलती है, उत्पादन यानी उपभोक्ताओं को वस्तु मिलती है। इस तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास के लिए सहायक है। दूसरा चलता हुआ मुद्रा प्रसार, इसमें लोगों को कष्ट होता है, किराए वर्ग को कष्ट, किसानों को किसी को कष्ट होता है। और दौड़ता हुआ मुद्रा प्रसार में तो फिर लास्ट में एक ही विकल्प रह जाता है कि पुरानी मुद्रा को रद्द किया जाए, उसके स्थान पर नई मुद्रा प्रसार है। आइए हम मुद्रा प्रसार के कारणों पर चर्चा। ताकि अभी तक हमने आपको मुद्रा प्रसार का अर्थ, परिभाषाएं और मुद्रा प्रसार की स्थिति में मौद्रिक आय और उत्पादन की तुलना हमने बताया आपको, और साथ ही ये भी बताया कि मुद्रा प्रसार एक विशुद्ध मौद्रिक घटना नहीं है। आइए अब मुद्रा प्रसार के कारणों पर हम प्रकाश डालते हैं। देखिए, मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति के जो कारण हैं काफी अधिक होते हैं। सभी कारणों को हम 2 भागों में बांट लेंगे, 2 शीर्षकों में डिवाइड कर सकते हैं ताकि उनका सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सके। एक वो कारण जो मौद्रिक आय में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं। दूसरे वे कारण जिनके कारण उत्पादन में कमी होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मौद्रिक आय में वृद्धि किन कारणों से हो सकती है। पहली बात है सरकारी नीति। सरकार
संकट के समय सरकार बहुत अधिक धन व्यय करती है, जिसे वह अतिरिक्त नोट निर्गमित करके या अन्य साधनों से पूरा करती है। ऐसे में जैसे संकट का मतलब ये हुआ ना कि जैसे बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, या प्राकृतिक प्रकोप है किसी भी प्रकार का, या महामारी है, अथवा कई युद्ध की स्थिति है, तो ये संकट काल हुआ। और संकट काल में सरकार जो है कई अत्यधिक मात्रा में धन जो है चलन में डालती है, मुद्रा को चलन में लोगों की सहायता है तो खर्च करती है, तो उससे मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं और मुद्रा का मूल्य जो है कम हो जाता है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बन जाती है, ये सरकार की नीति के कारण होता है। ठीक है। दूसरा जो कारण है बैंक की साख नीति। तो साथियों एक चीज होता है ना, प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक साख का नियमन करता है, जानते हैं आप, केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्यों में से एक। ठीक है। मौद्रिक नीति का संचालन करना, मुद्रा का निगमन करना, ये सब केंद्रीय बैंक के प्राथमिक कार्यों में आते हैं। ठीक है। साख का नियमन किस प्रकार करता है, यानी बैंक दर में दर केंद्रीय बैंक कमी कर दे। हमारा केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक। मैं रिजर्व बैंक के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं आपसे। यदि रिजर्व बैंक बैंक दर में कमी कर दे, अर्थात उस दर को, बैंक दर उस दर को कहते हैं जिसमें व्यापारिक बैंक अपनी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर, है ना, रिजर्व बैंक से अल्पकालीन ऋण प्राप्त कर लेते हैं। और जब वो रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं तो जनता को लोन करते हैं। इससे साख का प्रसार होता है, मुद्रा की मात्रा चलन में बढ़ती है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, समझ गए ना, मुद्रा प्रसार हो जाता है। दूसरी एक और बात है कि यदि रिजर्व बैंक क्या करता है कि वो कभी प्रतिभूतियों का, बॉन्ड्स का, यानी विकास पत्र वगैरह, विकास पत्र, एनएससी वगैरह, इनको बेचता है, कभी इनको खरीदता है। अगर रिजर्व बैंक इनका क्रय करना शुरू कर देता है तो उस बॉन्ड के बदले में वो मुद्रा देता है, जिससे मुद्रा की मात्रा चलन में आती है, जब प्रसार का कारण बन जाती है। तो साख की जो नीति है बैंक की, वो मुद्रा प्रसार का कारण होती है। मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए साख को नियंत्रित किया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था। बजट तीन प्रकार के बनते हैं। एक होता है अधिशेष बजट, जिसमें आय अधिक खर्च कम, अर्थात कुछ बच गया शेष हमारे पास, उसको हम कहेंगे अधिशेष। जैसे सरकार की आय 3,500 करोड़, सरकार खर्च कर रही है 3,000 करोड़, 500 करोड़ बचा हुआ है। ठीक है, अधिशेष बजट। दूसरा होता है संतुलित बजट, जिसमें जितना हमारी आय है उतना ही हमारा व्यय है, यानी किसी राष्ट्र की आय जितनी होती है उतने वो व्यय करता है, तो उसको कहते हैं संतुलित बजट। सरकार की आय 3,000 करोड़ में खर्च कर रही है 3,000 करोड़, तो ये जो हुआ कैसा हुआ? संतुलित बजट हुआ। ठीक है। इसके बाद होता है घाटे का बजट। तो घाटे के बजट में क्या होता है? सरकार की जो आय होती है, मतलब 3,000 करोड़ आय है सरकार की, और सरकार खर्च करना चाहती है 3,500 करोड़, 500 करोड़ अतिरिक्त सरकार जो है व्यय का बजट बनाती है, घाटे का बजट बनाती है। तो इस घाटे को कैसे पूरा किया जाएगा? इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार नए नोटों का निर्गमन करवाती है रिजर्व बैंक के द्वारा। जब ये यानी नई करेंसी चलन में आती है तो उससे वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं। मूल्यों के बढ़ने से लोगों की वास्तविक जो आय है वो कम हो जाती है और वो पहले की तुलना में अब कम वस्तु और सेवाओं का उपभोग कर पाते हैं। मानिए एक व्यक्ति है कोई, इसकी आय 100 रुपए है और 25 रुपए किलो चीनी है। ठीक है, 25 रुपए किलो, तो 100 रुपए में 4 किलो चीनी वो उपभोग कर सकता है। लेकिन जब चलन में नई मुद्रा आती है तो उससे मूल्य बढ़ जाता है। मान लीजिए मूल्य बढ़कर 40 रुपए किलो हो गया। अब आए तो 100 रुपए है ना, इस 100 रुपए में अब 2.5 किलो चीनी आएगी।
1.5 किलो चीनी जो है वो कहाँ गई? तो वो सरकार ने जो घाटे का बजट बनाया था ना, उसकी भेंट चढ़ गई। ये करने दिमाग प्रबंधन सरकार ने कर लिया। ठीक है, ये घाटे की बजट व्यवस्था के कारण हुआ, हिन्नाथ प्रबंधन के कारण हुआ। हिन्नाथ प्रबंधन सरकार को करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि विकासशील जो राष्ट्र होते हैं, इन राष्ट्रों के नागरिकों की जो उपभोग प्रवृत्ति होती है, यानी उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बहुत ऊंची होती है, जिस कारण से विकासशील देशों के नागरिक बचत नहीं कर पाते। वो जितना कमाते सब खत्म कर देते हैं, सब खा जाते हैं, सबका उपभोग कर लेते हैं। ठीक है, अब होता यह है कि चूंकि सरकार को विकास कार्यों के लिए धन चाहिए, यदि धन नहीं लगेगा तो परियोजनाएं कैसे चलेंगी? ठीक है, इसलिए सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाना पड़ता है और घाटे के बजट बनाने पड़ते हैं। किसने कहा है, क्या कहा है कि अधिक से बजट बनाना मूर्खतापूर्ण है, संतुलित बजट लाभदायक हो सकते हैं, और का बजट कभी कभी बनाना बुद्धिमत्ता होगी। ठीक है, लेकिन अगर निरंतर घाटे के बजट बनाए जाएंगे तो वो जो है राष्ट्र को गलत दिशा की ओर दिखा सकता है। निरंतर घाटे के बजट व्यवस्था पर चलने वाला राष्ट्र चलने वाले मार्ग पर चलता है, और इससे बचने के लिए कोई भी प्रयास करता है। तो निरंतर इसको नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि घाटा 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 तो कब तक सहा जाएगा उसको? समझ रहे हैं ना? मूल्यों की वृद्धि, तो मूल्य आज बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, तो हमारे निर्यात वगैरह प्रभावित हो जाएंगे, विदेशी विनिमय दरें प्रभावित होगी, बहुत सारी बातें ऐसी हो जाएंगी, अर्थव्यवस्था को चलाना मुश्किल पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से आयात ज्यादा होने लगेंगे, निर्यात कम हो जाएंगे। समझ रहे हैं? सरकार को अवमूल्यन का सहारा लेना पड़ता है, तो इन सबसे बचने के लिए घाटे की व्यवस्था को कम से कम ही प्रयोग करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, चलन वेग गति में वृद्धि हो जाना, उतरती चलन गति होती है। 100 का नोट या 500 का नोट अगर वो 5 हाथों में गया, मान लीजिए 100 का नोट है, 5 हाथों से वो गुजरा, 5 व्यापारिक सौदों को उसने निपटाया, तो उसने 500 रुपए के बराबर कार्य की। अगर 500 का नोट है और 500 का नोट 10 हाथों से 10 व्यापारिक सौदों को पूरा करना है। ठीक है, मैंने इसको दिया, उसने इसको दिया, उसने इसको दिया, उसने इसको दिया, इस तरह 10 हाथों से वो गुजर गया, तो उसने कितने के बराबर काम किया? 500 का नोट 10 हाथों में गुजर गया, तो 5,000 के बराबर। ये मुद्रा की चलन गति अगर बढ़ती है तो उसका प्रभाव भी मुद्रा प्रसार जैसा ही होता है। ठीक है, मुद्रा प्रसार। इसके बाद है अनुत्पादक व्यय में वृद्धि। क्या होता है ना, सरकार अनेक प्रकार के व्यय करती है, उत्पादक व्यय भी करती है, अनुत्पादक। उत्पादक व्यय वे व्यय या खर्चे होते हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में किए जा रहे हैं। और जब सरकार भवन बनाती है, सड़कें बनाती है, पुल बनाती है, या इसी प्रकार की कार्य करती है, सुरक्षा पर व्यय करती है, प्रशासनिक व्यय करती है, तो इन व्यय को, इन खर्चों को अनुत्पादक व्यय करती है। जब सरकार अनुत्पादक व्यय अधिक करती है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, मुद्रा तो चलन में आती है, किंतु उस मुद्रा के बदले में किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता। जैसे सड़क बना दी, सड़क पर लोग चलेंगे, बिकेगी थोड़ा ना सड़क, समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा, जब वो मुद्रा चलन में आएगी तो उससे वस्तु के मूल्य बढ़ जाएंगे और मुद्रा कम जाएगा, अर्थात मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन में कभी अनेक कारण ऐसे हैं कि जब राष्ट्र के उत्पादन में कमी हो जाती है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, निरंतर जनसंख्या बढ़ती चली जाए, ठीक है, तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो परिणाम क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रास्फीति उत्पन्न होने लगती है। सरकार की कर नीति, सरकार की कर नीति भी मुद्रा प्रसार के लिए उत्तरदायी है,
यदि सरकार कर में छूट दे रही है तो निश्चित है कि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी और वस्तु, ठीक है। सरकार की व्यापार नीति भी मुद्रा प्रसार को, मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। मतलब सरकार अगर इस प्रकार की व्यापार नीति बनाए कि लाइसेंस की व्यवस्था हो, ठीक है, उत्पादन टैक्स ज्यादा देना पड़े या बड़ी कठिनाई से जमीन वगैरह और सुविधाएं वगैरह मिल पाती हैं, पैसे में निवेश करना मुश्किल होता है, उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बन पाता, तो वो स्थिति है जिसके कारण सरकार की व्यापार नीति के कारण जो है ऐसा हो सकता है। दूसरा, कभी कभी सरकार चाहती है कि निर्यात बढ़ाए जाए, सरकार निर्यात बढ़ा रही है, निर्यात बढ़ेगी तो वस्तु का अभाव हो जाएगा ना। चावल अगर विदेशों को निर्यात हो जाए, चावल चीनी अपने देश में तो अभाव हो जाएगा, तो अपने देश में तो वस्तु के मूल्य बढ़ने शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो सरकार की व्यापार नीति भी मुद्रा प्रसार के लिए सदाई हो सकती है, क्योंकि यदि सरकार निर्यात प्रोत्साहित नीति को अपनाती है तो वस्तुओं का अभाव देश में उत्पादन की कमी। प्रशासनिक शिथिलता, यदि प्रशासनिक शिथिलता है अर्थात घूसखोरी है, मिलावट है, कालाबाजारी है, चोर बाजारी है, जमाखोरी है, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जानबूझकर कृत्रिम रूप से वस्तुओं का अभाव पैदा कर दिया जाता है, उत्पादन की कमी हो जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि प्याज अचानक मार्केट से गायब हो जाती है, प्याज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या होता है, वो लोग उसको जमा करके अपने पास में रख लेते हैं, जब मूल्य बढ़ते हैं तो निकालते हैं, बेचते हैं, लाभ उठाते हैं, ठीक है। औद्योगिक अशांति ये भी इसका कारण भी है। कभी कभी क्या होता है, भारत बंद है, भारत बंद करो, भारत बंद, ठीक है, फैक्ट्रियां बंद, क्या उत्पादन होगा, क्या नहीं होगा ना, एक चीज। दूसरी चीज, श्रमिक संघ जितने मजबूत होंगे, वो अपनी मांगों के प्रति जितने सजग होंगे, जितने ज्यादा आंदोलन करेंगे, उतनी ज्यादा अशांति परिणाम जो है उत्पादन पे पड़ेगा। परिणाम स्वरूप उत्पादन के ढांचे में मालूम पड़ा कि सुरक्षा की वस्तु खूब बन रही है, मशीनरी खूब बन रही है, यानी इस प्रकार का तो उत्पादन खूब हो रहा है, लेकिन उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, अर्थात उत्पादन के ढांचे में असंतुलन की स्थिति है, तो वो भी तो मुद्रा प्रसार के लिए कारण है, ठीक है। मुद्रा प्रसार के अनेक कारण जो हमने आपको बताए